तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। तो प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे, किसमें पोषण, तो पेड़ पौधों में पोषण, ठीक है। और आज की क्लास का स्टार्टिंग होगा जंतुओं में पोषण से, ठीक है। तो सबसे पहले जंतुओं में पोषण की अगर बात किया जाए तो जंतु क्या है आपके दिमाग में चल रहा होगा। अब पिछले क्लास में हम लोग चर्चा भी किए थे कि जंतु क्या है और पेड़ पौधा क्या है। पेड़ पौधा जो अपने खुद से या स्वयं से भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर यानी कि पेड़ पौधे पर निर्भर है उसे परपोषी कहते हैं, यानी दूसरे जीवों पर निर्भर है उसे बाबू क्या कहेंगे, तो परपोषी कहेंगे, ठीक है। इतना तो बातें आप लोग पिछले क्लास में समझ ली होंगे, ठीक है। और इससे आगे अब चर्चा करेंगे। तो जब जंतुओं में पोषण की बात किया जाए तो जंतुओं में भी पोषण, जिस तरह से पेड़ पौधों में पोषण था कि बहुत सारी स्टेप थी कि कौन कौन स्टेप होता है उसमें पोषण के लिए, कि सूर्य के प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, इसके बाद CO2 चाहिए, इस तरह का अगर पेड़ पौधा में हुआ तो जंतु में भी उस तरह का प्रोसेस होगा कहीं ना कहीं। तो उसमें भी देखिए बाबू प्रोसेस होता है, और देखिए पूरे प्रोसेस को हम एक साथ लिखे हैं, ठीक है। पूरे प्रोसेस को एक साथ लिखे हैं और आपको एकदम बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम समझते हैं जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। तो टॉपिक आज का डाल लीजिए बाबू क्या, कि जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण हम पढ़ेंगे आज। चलिए, तो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपन्न होती हैं, तो इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। कि जंतुओं में पोषण किस प्रकार का होता है या कितने चरणों में संपन्न होता है, ये बात तो आती है, तो इसको किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे, आइए इसको इस वीडियो में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा और आप आंसर इसको लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे कि सबसे पहले देखिए जंतु की बात किया जाए तो जंतु में कुछ स्टेप हैं, उसको लिख लेते हैं कि जो खुद से या आत्मनिर्भर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं बाबू, स्वपोषी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं हम परपोषी, ठीक है। तो चलिए आइए लिखते हैं। कह रहा है कि पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं, जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। जीवधारी का मतलब जीव जंतु हो गया, जंतु हो गया, ठीक है। तो कल हम पढ़े थे कि जो पेड़ पौधा है वो स्वपोषी होता है। कुछ पढ़े थे कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि परपोषी हैं, जो कि दूसरे पर निर्भर है, जिससे कि अमरवेल पढ़े थे, अमरवेल पढ़े थे। और कुछ पौधे पढ़े थे जो कि परजीवी भी हैं, जो कि क्या पढ़े थे बाबू, मशरूम पढ़े थे, ठीक है। परजीवी भी हैं, सड़े गले वस्तुओं से क्या करते हैं, अपना भोजन को तैयार करते हैं और भोजन को बना लेते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। तो उस तरह का कल हम पिछले वीडियो में क्या कर लिए थे बाबू, पढ़ लिए थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। वैसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं बाबू, तो परपोषी कहते हैं, परपोषी कहा जाता है। जंतुओं में पोषण कई चरणों में संपन्न होता है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। यानी कि हम समझ गए कि जो खुद से भोजन बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो दूसरे पर निर्भर है या पेड़ पौधे पर निर्भर है उसे परपोषी कहते हैं। जो कि जंतु भी क्या है बाबू, तो एक प्रकार का परपोषी है। जब परपोषी की बात किया जाए तो परपोषी के पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि परपोषी के कितने प्रकार हैं बाबू, तो 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार अच्छे तरह से आप लोग जानते भी हैं कि कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं, ठीक है। तो परपोषी की चर्चा हम पिछले क्लास में, जो लोग अगर ये क्लास को देख रहे हैं तो इसके पिछले वाले क्लास को देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो अब कौन कौन से ये चरण हैं, तो सबसे पहले चरणों को देखने से पहले इसमें देखिए कि हम अगर पोषण की बात किया जाए तो सूक्ष्म जीवों में पोषण होगा। किसमें पोषण होगा इसको पहले देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले सूक्ष्म जीवों में पोषण होगा। सूक्ष्म जीवों का मतलब ये छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, यानी कि सभी पोषण करेंगे। कहीं ना कहीं जीवित रहने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा। अगर जीवित आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, तो कुछ खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, पोषण करेंगे, ठीक है बाबू। चलिए, तो क्या होगा कि छोटे छोटे जीव जो है उसमें क्या होगा बाबू, पोषण होगा। इसके बाद अमीबा में पोषण, देखिए ये पेपर के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पेपर के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कि आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखिएगा ना, तो अमीबा में पोषण या पैरामेसियम में पोषण, इस तरह का क्वेश्चन आपको बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए यह अमीबा में जो पोषण है उसको पूरा बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, पूरा एकदम बढ़िया से सीखेंगे कि अमीबा में किस तरह से पोषण होता है। अभी भी फिलहाल जो 2022 वाला हुआ है, 23 वाला, तो उसमें अमीबा में पोषण दिया था, ठीक है। तो अमीबा में पोषण को वो बेहतरीन ढंग से सीखेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आएगा पैरामेसियम में पोषण, जो कि पैरामेसियम के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि जो कि चप्पल के सोल, जो चप्पल का सोल होता है ना उसी के आकार का होता है पैरामेसियम, ठीक है। तो उसमें भी पोषण हम लोग क्या करेंगे बाबू, सीखेंगे, ठीक है।
इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो यहाँ से आ जाता है मानव में पोषण, जो कि देखिए अगर अमीबा में पोषण की बात किया जाए तो ये 5 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन 5 मार्क्स का आता है। लेकिन अगर वहीं मानव में पोषण की बात की जाए तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 10 मार्क का यहाँ से देता है क्वेश्चन, 10 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका। अगर मानव में पोषण की बात की जाए तो पूरा सिस्टम यानी कि मुंह से लेकर और निगल वहाँ तक एनस तक पूरा आपको देखने को मिलेगा कि पूरा ये सब क्या है, डाइजेस्टिव का ही पार्ट है, ये पोषण का ही पार्ट है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मानव में पोषण भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब देख लिए कि कितने कौन कौन चीज़ों में पोषण हो सकता है, ठीक है बाबू। पूरे पोषण को हम एक साथ कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कि कौन कौन से वो चरण है जो कि पोषण का चरण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जंतु जो भी पोषण के चरण है वो चरण को लिखे हैं। तो आइए हम चरण को समझते हैं एक एक करके, और उम्मीद करता हूँ बहुत आपको मजा आने वाला है, ठीक है। बहुत आप मजा आने वाले हैं इस वीडियो में, और आप बेहतरीन ढंग से समझेंगे ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आइए, सबसे पहले बाबू होता है इसमें का अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण क्या कहता है कि जंतुओं के द्वारा, किसके द्वारा बाबू, जंतुओं के द्वारा, क्योंकि हम जंतुओं में पोषण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है बाबू, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण करने की क्रिया को यहाँ पर लिख लीजिए, अंतर्ग्रहण कहा जाता है, ग्रहण कहा जाता है, ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग। चलिए, कह रहा है कि जंतुओं के द्वारा भोजन के शरीर के अंदर, जंतु जो भी जीव जंतु हैं अगर भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो शरीर के अंदर लेने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, उसी को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ गए होंगे, ठीक है, कि अंतर्ग्रहण किस तरह से होता है। मान लेते हैं कि आप ही हैं या हम ही हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन को शरीर के अंदर लाते हैं, ठीक है, अंदर लाते हैं, मुख से लेकर और अंदर लाते हैं। जो अंदर लाने की जो प्रोसेस है ना, उसी को अंतर्ग्रहण कहा जाता है, ठीक है बाबू। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा है क्या बाबू, आपको देखते हैं पाचन, जिसको डाइजेशन बोलते हैं। पाचन, ये पाचन की क्रिया ही इसमें संपन्न होती है। तो पाचन क्रिया, तो पाचन कहता है कि शरीर के अंदर, किसके अंदर बाबू, शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना। ये सरल अणु क्या होते हैं, सरल के मतलब आसान। मान लेते हैं कि इतना बड़ा पत्थर है, एग्जाम्पल समझिएगा कि इतना बड़ा पत्थर है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपका कर लिए, तोड़ दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए और तोड़ को बना दिए गिट्टी। तोड़ को बना दिए क्या बाबू, गिट्टी बना दिए, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल को समझिएगा, आपके क्षेत्रीय एग्जाम्पल इसलिए हम दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए ये बात कि मान लेते हैं कि इतना बड़ा पत्थर आप लिए और उसको तोड़ तोड़ के क्या किए, गिट्टी बना दिए। गिट्टी का मतलब छोटे छोटे बना दिए। तो उसी तरह भोजन भी है, हम भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। जब भोजन को किस रूप में बाबू, तो ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो पाचन की क्रिया में क्या होता है कि उस भोजन को जब हमारे शरीर के अंदर भोजन जाता है तो छोटे छोटे अणुओं में विघटित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। इससे क्या होगा कि तोड़ने से क्या होगा कि पाचन जो होगा बहुत बेहतरीन ढंग से होगा और आपको अनपच अपच जिसको बोलते हैं कि अपच नहीं होगा और आपके शरीर में क्या करेगा, वो सेट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है बाबू। चलिए, तो वही कह रहे हैं कि सरल अणुओं में क्या होता है, विघटित होना ही पाचन कहलाता है, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाएगा बाबू, पाचन कहता है। यानी कि उम्मीद है आप लोग इसको, पाचन को भी अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है अवशोषण। अवशोषण को ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं, अवशोषण, ठीक है। तो अवशोषण कहता है कि पाचन की क्रिया के फलस्वरूप जब पाचन हो जाएगा, उसके बाद जब पाचन हो जाएगा बाबू, उसके बाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणु, जो भोजन के सरल अणु, जो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो गए थे, टूट गए थे, वही कह रहा है कि जो भोजन के सरल अणु हैं, आंत की दीवार, ये आंत का होता है, आंत जो कि 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा होता है बाबू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आंत 2 प्रकार के होते हैं। तो वही कह रहा है कि सरल अणु आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर, अवशोषित मतलब ग्रहण करना होला, कि ग्रहण करके यानी कि अवशोषित होकर क्या करता है, रुधिर, रुधिर जिसको ब्लड कहते हैं, ब्लड में मिल जाती है, ठीक है। तो हम अभी चर्चा किए हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ हम खाएं
ठीक है। खाना खाने के बाद हमारा शरीर में अंदर गया, और अंदर गया तो पाचन किया तो सरल अणु में विघटित किया। तो सरल अणु में जब विघटित किया तो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। जब छोटे छोटे अणु में टूट गया तो उससे क्या हुआ बाबू कि वो जो भी हम टूटे तो वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को क्या करेगा, फ़ायदा करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। तो वही फ़ायदा करेगा तो वही कह रहा है कि ये आंत की दीवार, आंत यानी कि जाता है शुरू किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ पचाता है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन कुछ पचाता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एनस के माध्यम से कहाँ चला जाता है बाबू, बाहर चला जाता है। तो वही कह रहा है कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं तो सरल अणु में विघटित होता है या आंत की दीवार में अवशोषित होता है, तो अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाता है। रुधिर का मतलब ब्लड में मिल जाता है। वही फ़ायदा करने वाला चीज़ है कि ब्लड में मिल जाता है, जिसे अवशोषण हम कहते हैं। जिसे बाबू क्या कहते हैं हम लोग, अवशोषण करते हैं। उम्मीद है आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको समझ लिए होंगे और आप अच्छे तरह से समझ भी रहे होंगे, और हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का आपका डाउट भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम एकदम तोड़ कर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम तोड़ कर पढ़ा रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि आगे कहता है बाबू स्वांगीकरण। अगला स्टेप क्या है, स्वांगीकरण। हम 3 स्टेप पढ़े। पहला पढ़े कि अंतर्ग्रहण, दूसरा पढ़े पाचन, और तीसरा पढ़े अवशोषण, और चौथा क्या है बाबू, स्वांगीकरण। चौथा प्रोसेस क्या है, स्वांगीकरण, यानी कि एसिमिलेशन जिसको कहते हैं स्वांगीकरण। कह रहा है कि पोषण के जिस चरण में, किसके बाबू, पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्रव का निर्माण होता है, जीव द्रव का निर्माण होता है, उसे स्वांगीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है, स्वांगीकरण कहते हैं। अब बात को समझिए, अब इस बात को समझिए, ये क्या स्वांगीकरण क्या होता है। मान लेते हैं कि पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन होता है, जब भी भोजन का, भोजन को किए हम लोग, ठीक है, भोजन को किए तो यहाँ पर पढ़े थे अवशोषण में। अवशोषण में क्या पढ़े थे कि भोजन जैसे ही किए तो आंत की दीवार को आंत की दीवार उसको क्या किया, अवशोषित किया, और ब्लड यानी कि रुधिर में मिला दिया। तो रुधिर में मिला दिया तो हमारे शरीर में इस तरह समझिए आप लोग कि मान लेते हैं कि रुधिर का मतलब ब्लड होता है, तो हमारे शरीर में जितना ही बड़ा बढ़िया से ब्लड बनेगा उतना ही हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा। यानी कि ऊर्जा इस तरह हम कम्बिनेशन उसका कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा ऊर्जावान होंगे या ज़्यादा हम लगेगा कि मेरे पास क्या है, एनर्जी है। तो वही कह रहा है स्वांगीकरण कि पोषण के जिस चरण में ऊर्जा का उत्पादन, जब ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनने लगे यानी कि ऊर्जा का क्या करने लगे, फॉर्मेशन हो, उत्पादन होने लगे, तो उसी के बाबू कहते हैं, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं स्वांगीकरण, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको भी समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि बहिष्करण, लास्ट प्रोसेस है जो कि 5वां प्रोसेस है, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब कह ही रहा है कि बहिष्करण का मतलब बाहर करना। क्या करना बाबू, बाहर करना है, यानी कि जितनी भी प्रोसेस हुई उसके बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल हम पढ़े थे कि वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आइए इसको भी देखते हैं। कह रहा है कि भोज्य पदार्थ को मल के रूप में, वही वेस्ट मटेरियल है, मल के रूप में आप एनस के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर करते हैं, एनस के माध्यम से बाहर करते हैं। तो वही कह रहा है कि मल के रूप में शरीर से बाहर, देखिए यहाँ पर आ गया, शरीर से बाहर करना ही बहिष्करण कहलाता है, शरीर से बाहर करना ही बहिष्करण कहलाता है। मान लेते हैं कि जितना भी भोजन पदार्थ आप लिए, भोज्य पदार्थ को ग्रहण किए, भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के पश्चात कुछ ब्लड रुधिर में मिल गया, कुछ भोज्य पदार्थ जो कि अवशोषित होकर रुधिर में मिल गया, ठीक है। इसके बाद कुछ ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो गया, उसका ऊर्जा के रूप में क्या कर दिया, रूपांतरण हो गया, यानी कि ऊर्जा के रूप में चला गया। और जो भी इसके अलावा और आगे की प्रोसेस, माने जो सभी प्रोसेस करने के बाद बचा, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बचा, वो कहीं ना कहीं हम बाहर शरीर से करेंगे, नहीं तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि नुकसान करेगा वो, ठीक है। तो नुकसान करेगा तो उस वेस्ट मटेरियल को हम बाहर करेंगे, तो बाहर करने का कोई प्रोसेस होगा, तो वही प्रोसेस जो है बहिष्करण कहलाता है। तो किसके द्वारा बाबू बाहर करेंगे, तो मल द्वार के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। तो वही कह रहा है कि भोज्य पदार्थ जो है, हम जब भोज्य पदार्थ जो ग्रहण किए थे, भोज्य पदार्थ को मल के रूप में शरीर से बाहर करना ही बहिष्करण कहलाता है। तो उम्मीद है आप बहिष्करण के बारे में भी अच्छी तरह से क्या किए होंगे,
समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, यानी कि हम कितने चरणों में होता है, तो टोटल चरण हम आपको एक एक करके क्या किए बाबू, समझा दिए। अब अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, तो अगला क्वेश्चन कौन रहा है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करेंगे। चलिए बात आती है सजीव की, या सजीव या निर्जीव, किस तरह से इसको समझेंगे, या किस तरह से हम इसका कौन सा मापदंड का प्रयोग करेंगे जो कि हम पता लगा सकेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करते हैं किस तरह से होगा। तो मान लेते हैं कि आप कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है। ठीक है, कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, तो सबसे पहले आपका सबसे सिंपल अगर उपाय होगा तो आप पता चल जाएगा कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसका निर्धारण हम अपने सांस से कर सकते हैं। सांस का मतलब श्वास से, श्वास का मतलब ये सांस श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं, उससे हम निर्धारण कर सकते हैं कि कोई वस्तु क्या है बाबू, जीवित है या जीवित नहीं है। ठीक है, तो आइए उसको किसी न किसी प्रोसेस के माध्यम से बढ़िया से बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करें। तो कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करेंगे, किस मापदंड का। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर अगर लिखना होगा तो कह रहा है कि कोई वस्तु सजीव है, ठीक है, या नहीं, इस बात का साबित करने के लिए, इस बात को क्या करने के लिए, साबित करने के लिए बाबू श्वसन प्रक्रिया। हम बताए हैं आपको कि श्वसन की प्रक्रिया से हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि वस्तु सजीव है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर श्वास, जिसके श्वास चलेगा, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया जिसमें संपन्न होगी वो समझिए कि सजीव है, और जिसमें संपन्न नहीं होगी वो क्या है, निर्जीव है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप पहाड़ को लीजिए, क्या पहाड़ में श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो आप कहिए कि जी नहीं। इसके बाद आप नदी को ले लीजिए, तालाब को ले लीजिए, झरने को ले लीजिए, क्या इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्या ये सांस ले सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि इसमें सांस श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है और ये सांस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम बात किया जाए कि आपका एग्जाम्पल दिए पहाड़ का दिए, झरना को दिए, झील को दिए, तालाब को दिए, ठीक है, सड़क को दिए, यानी कि इस तरह का इसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होता है। वहीं अगर बात किया जाए मनुष्य को, तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है बाबू, तो सजीव है या जीवित प्राणी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा कि मान लेते हैं जानवर हो गया, जीव जंतु होगा, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सब में श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिससे ये पता चलता है कि ये बाबू क्या है, सजीव है। तो आइए इसको लिखना होगा, किस तरह से हम लिखेंगे कि साबित करने के लिए श्वसन प्रक्रिया का करेंगे, श्वसन प्रक्रिया मापदंड का सहारा लेते हैं। चूँकि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है और हम सभी अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हैं। श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा का निर्माण होता है उसमें, और ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे हम अपने दैनिक कार्यों को क्या करते हैं बाबू, संपन्न करते हैं। दैनिक कार्यों का मतलब रोज का जो भी दिन का कार्य होता है उसको क्या करते हैं, संपन्न करते हैं या समाप्त करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो में अच्छे तरह से सभी को समझ लिए होंगे। जो भी हम यहाँ से लेकर जंतुओं में पोषण के जितने भी चरण थे वो चरण पढ़ा है, और किस किस में पोषण होगा उसको भी आप बता दिए। इसके बाद हम सजीव, कोई चीज़ सजीव होता है या निर्जीव, किस तरह से उसको भी देखेंगे, उसको भी हम इस वीडियो में क्या किए बाबू, समाप्त कर लिए। ठीक है, आगे चलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और सारी जितने भी पोषण के जंतुओं में पोषण से रिलेटेड है, अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पैरामेसियम में पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट मानव में पोषण है, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, और इसके बाद एक दंत क्षरण है उसको पढ़ेंगे, और यहाँ से आपका टॉपिक हो जाएगा समाप्त। यानी कि हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 का हो जाएगा कंप्लीट, पूरा संपूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको देख रहे होंगे, और अच्छे तरह से देखिए भी। ठीक है, क्योंकि देखेंगे तब भी बढ़िया से समझ में आएगा, और आप एक कंप्लीट नोट्स क्या करेंगे, बना सकेंगे। ठीक है बाबू, कंप्लीट नोट्स बना सकेंगे, जिससे आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, हम आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बाबू अगले वीडियो में, अगले टॉपिक, जो भी टॉपिक आएगा उसके साथ। तब तक लिए जय हिंद।